Bismillahirrahmanirrahim. I'm your course instructor Hida Sharif. Course is Pharmacognosy 1A Basic. His course code is Pharm 415. This chapter is included in the second professional PharmD first semester. We have started chapter number 1 which was introduction to pharmacognosy. Previous lectures के अंदर हमने introduction of pharmacognosy को discuss किया जिसमें pharmacognosy की definition, उसकी एक्सप्लेनेशन और हिस्ट्री को डिस्कस किया जिसमें हमने एंशियंट सिविलाइजेशन को स्टडी किया था लास्ट लेक्चर्स में। आज हम हिस्ट्री का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे विच इज़ रोल ऑफ ब्रिटिश फार्माकोग्नोसिस्ट। ये थोड़ा एडवांस एरा है जिसमें फार्माकोग्नोसी को एज अ सेपरेट फील्ड ऑफ फार्मेसी के तौर पर डिफरेंट ब्रिटिश फार्माकोग्नोसिस्ट ने डेवलप किया इन द 19th सेंचुरी। तो हम रोल ऑफ ब्रिटिश फार्माकोग्नोसिस पढ़ेंगे। कुछ ऐसे मेन पर्सनस हैं, इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने फार्माकोग्नोसी की डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले किया। सेकेंड विल बी द फील्ड्स ऑफ फार्माकोग्नोसी। व्हाट आर दोज एरियाज और द फील्ड और प्रोफेशन जहाँ पे फार्माकोग्नोसी की स्टडी जो है वो एप्लीकेबल होती है और फार्माकोग्नोसी आपको हेल्प आउट करती है डिफरेंट फील्ड्स के अंदर। सो फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं विच इज़ रोल ऑफ ब्रिटिश फार्माकोग्नोसिस्ट। It is recognized fact that in the historical development of any subject, the role of certain individual is of considerable importance. ये एक फैक्ट है कि जब भी किसी सब्जेक्ट की बात की जाती है तो उसकी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में चाहे कोई साइंटिफिक इन्वेंशन हो, चाहे कोई बुक हो, चाहे कोई और कंट्रीब्यूशन हो या सब्जेक्ट की बात हो, तो कुछ ऐसे इंडिविजुअल, कुछ ऐसे साइंटिस्ट या पर्सन होते हैं जिनका कंट्रीब्यूशन जो है वो रिमार्केबल होता है, जो हमेशा याद रखा जाता है। वो बेसिकली पिलर्स होते हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट या फील्ड के। तो हम आज के लेक्चर में उन ब्रिटिश फार्माकोग्नोसिस को डिस्कस करेंगे जो कि पिलर कंसिडर होते हैं, जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ फार्माकोग्नोसी है एज अ सेपरेट डिसिप्लिन ऑफ फार्मेसी, इसमें इनका कंट्रीब्यूशन है। The first scientist is Jonathan Pereira. His era was from 1804 to 1853. He was the British pharmacognosist and the first teacher of the subject, gave its pharmaceutical basis. So वो basically Jonathan Pereira was the first British pharmacognosist. वो basically एक separate discipline के teacher भी थे और एक qualified pharmacognosist भी थे। फर्स्ट ब्रिटिश फार्माकोग्नोसिस ने उन्होंने फर्स्ट टाइम डेवलप किया फार्माकोग्नोसी को एज अ सेपरेट फील्ड ऑफ फार्मेसी। अदरवाइज इससे पहले इसको केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा जाता था, फार्माकोलॉजी के अंदर पढ़ा जाता था, ये डिफरेंट फील्ड ऑफ फार्मेसी में फार्माकोग्नोसी को एज अ पार्ट पढ़ाया जाता था, ये कंसिडर किया जाता था। सो जोनाथन परेरा ने ब्रिटिश फार्माकोग्नोसी को फर्स्ट टाइम एक सेपरेट फील्ड के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया और इसको टीच भी किया। तो फर्स्ट फार्माकोग्नोसी के टीचर भी ब्रिटिश टीचर कंसिडर होते हैं जोनाथन परेरा। ही मे बी कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ ब्रिटिश फार्माकोग्नोसी। दैट्स वाई उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन की बेसिस पे इन द डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोग्नोसी उनको फाउंडर ऑफ ब्रिटिश फार्माकोग्नोसी भी कहा जा सकता है। जोनाथन परेरा की कॉन्ट्रीब्यूशन में उनकी एक बुक है, ही वॉज द ऑथर ऑफ अ बुक विच वॉज एलिमेंट्स ऑफ मटीरिया मेडिका। जो इन्होंने बुक लिखी थी उसका नाम था एलिमेंट्स ऑफ मटीरिया मेडिका। हिज एरिया ऑफ इंटरेस्ट वॉज क्रूड ड्रग्स। क्रूड ड्रग्स मैंने आपको बताई थी, वो ड्रग जो अपनी नेचुरल फॉर्म में होती हैं या अनप्रोसेस होती हैं। इसकी एग्जांपल है सिनेमन स्टिक जो प्रेजेंट होती है, या फिर क्लोव बड्स एज इट इज़ फॉर्म में, नेचुरल फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। उससे हमने किसी ड्रग को सेपरेट नहीं किया। तो क्रूड ड्रग जो बेसिकली इनका एरिया ऑफ स्टडी था या एरिया ऑफ इंटरेस्ट था, जिसमें जोनाथन परेरा ने क्रूड ड्रग्स की हिस्ट्री को डिस्कस किया, उसके ओरिजिन की डिटेल दी और साथ ही साथ इसकी मॉर्फोलॉजी को डिस्कस किया। क्रूड ड्रग्स की मॉर्फोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मॉर्फोलॉजी उसके एक्सटर्नल फीचर्स को कहते हैं, उसके लीव्स किस तरह के हैं, फ्रूट्स कैसे हैं, फ्लावर्स कैसे हैं, स्टेम कैसा है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको हेल्प आउट करती है to identify a crude drug, because identification is very important. Mostly plants जो होते हैं उनके leaves आपस में similar होते हैं, मिलते जुलते होते हैं। अगर आप उनको significantly आप उसको identify नहीं करें तो वहाँ पर chances of error increase हो जाते हैं। तो क्रूड ड्रग की मॉर्फोलॉजी को भी इन्होंने अपनी बुक में डिस्कस किया एंड हिस्टोलॉजी ऑफ द क्रूड ड्रग। हिस्टोलॉजी यानी उसके टिश्यू स्ट्रक्चर्स की भी बात की, क्रूड ड्रग्स की टिश्यू स्ट्रक्चर्स की बात की।
कुछ ऐसी ड्रग होती हैं जो ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं अपनी मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स में, लेकिन टिश्यू स्ट्रक्चर की स्टडी की बेसिस पे आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. So these were the area of interest of Jonathan Pereira. The book written by Jonathan Pereira, which was named as Elements of Materia Medica, can be described into three parts. Jonathan Pereira ने himself उस book को three parts में divide किया. The first part was pharmacognosy. फर्स्ट पार्ट में फार्माकोग्नोसी, फार्माकोलॉजी. फार्माकोलॉजी उन्हीं क्रूड ड्रग्स की आपके पास फार्माकोलॉजिकल या मेडिसिनल एक्शन को डिस्कस करती है. फार्माकोग्नोसी उसकी मॉर्फोलॉजी को, फार्माकोग्नोस्टिक स्टडी को डिस्कस करती है. और फार्माकोपैथिया, फार्माकोपैथिया मीन्स वो ऐसे डिजीज़ जो डिफरेंट मेडिसिनल एजेंट से ट्रीट की जा सके. तो द फर्स्ट पार्ट वाज फार्माकोग्नोसी, फार्माकोलॉजी एंड फार्माकोपैथिया. द सेकेंड फॉर्म पार्ट ऑफ दिस बुक वाज फार्मेसी, जिसमें डिफरेंट फॉर्मुलेशन है, फार्मास्यूटिकल कॉम्पोजिशन है, इनकी बात की गई. एंड द थर्ड पार्ट वाज फार्माकोडायनेमिक. ठीक है, इसका थर्ड पार्ट क्या है? फार्माकोडायनेमिक, जो ड्रग के या मेडिसिन के, क्रूड ड्रग के एक्शंस को डिस्कस करता है कि वो कौन कौन से मेडिसिनल एक्शन प्रोड्यूस करते हैं. तो दैट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ जॉनथन पेरेरा. बेसिकली इनकी बुक का क्या नाम था? एलिमेंट्स ऑफ मटीरिया मेडिका. द सेकेंड British pharmacognosist was Daniel Hanbury. Although there were so many people, but these were the distinguished persons who played the major role in the development of pharmacognosy. Daniel Hanbury was the outstanding applied pharmacognosist. Why we are called applied pharmacognosist? Because pharmacognostic study को first time treatment के लिए, human ailment की treatment के लिए या disease की treatment के लिए use किया गया. कोई भी ऐसी field जो किसी सोसाइटी में ह्यूमन बीइंग की बेटरमेंट में यूटिलाइज हो, कोई भी स्टडी, वो क्या कहलाएगी? अप्लाइड स्टडी कहलाएगी. तो फर्स्ट टाइम जो क्रूड ड्रग्स की नॉलेज है, इसको यूटिलाइज करते हुए हर्ब्स से डिफरेंट इंडिविजुअल का ट्रीटमेंट किया गया. सो दैट्स व्हाई डैनियल हैनबरी वाज कंसिडर्ड एज द अप्लाइड फार्माकोग्नोसिस्ट. डैनियल हैनबरी बेसिकली स्टडी इन्होंने जो किया था, दैट वाज मेडिसिनल एप्लीकेशन ऑफ नेचर, प्रिंसिपली प्लांट्स. उन्होंने नेचुरल रिसोर्सेज को डिस्कस किया था और जो उनका मेजर एरिया था दैट वाज प्लांट स्टडी. ही वाज बेसिकली अ सन ऑफ अ फार्मासिस्ट. फार्मासिस्ट का रोल है जिसको पहले केमिस्ट कहा जाता था, बट हिज फादर वाज डीलिंग विद द मेडिसिन, फॉर्मुलेशन ऑफ मेडिसिन. दैट्स व्हाई ही वाज अ सन ऑफ अ फार्मासिस्ट. हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इज बेस्ड ऑन द नॉलेज. जो भी इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन थी, जो उन्होंने रिसर्च की, वो बेस करती थी नॉलेज पर. ऑन द एयर्स ऑफ स्टडी, कलेक्टिंग एंड ट्रैवलिंग. उन्होंने किस तरीके से काम किया, किस तरीके से नॉलेज को गैदर किया? बाय कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन, बाय ट्रैवलिंग. उन्होंने डिफरेंट एरियाज ऑफ द वर्ल्ड में ट्रैवल किया, जिसमें मिडल ईस्ट भी हैं, थ्रू आउट यूरोप भी हैं. तो यूरोप और मिडल ईस्ट में ट्रैवल करके उन्होंने डिफरेंट जो वहाँ की नेटिव हर्ब्स थी, उनकी इन्फॉर्मेशन को जोट डाउन किया, कलेक्ट की उनकी इन्फॉर्मेशन, और देन उनकी बेसिस पे डिफरेंट रिसर्च आर्टिकल्स लिखे. He described medicinal application of various plants, insects and different chemicals. तो इन्होंने डिस्क्राइब किया था मेडिसिनल एप्लीकेशन को, उसकी ट्रीटमेंट क्या है, कोई भी मेडिसिनल ड्रग किस पर्पस के लिए यूज़ होती है. इसमें वेरियस प्लांट्स को भी डिस्कस किया था, इंसेक्ट्स को भी डिस्कस किया था. मैंने आपको बताया था कि फार्माकोग्नोसी का सेकंड सोर्स क्या है? एनिमल किंगडम है. दैट्स वाई उन्होंने डिफरेंट इंसेक्ट्स में जो उससे केमिकल ऑब्टेन होते हैं उसको भी डिस्कस किया, और डिफरेंट केमिकल, नेचुरल केमिकल्स को भी डिस्कस किया. So that was the contribution of Daniel Hanbury. His era was from 1825 to 1875, and he was considered as outstanding applied pharmacognosist. The third contributor in the field of pharmacognosy was E.M. Holmes. E.M. Holmes was basically Edward Morrell Holmes. His era was from 1843 to 1930. His contribution was as applied pharmacognosis stands out both in quality and quantity. So E.M. Holmes was also a applied pharmacognosis because he utilizes the knowledge of pharmacognosy for the treatment of disease in the human being. And he also worked on the quality and quantity of the drug. क्वालिटी किसको कहते हैं? हमारे पास कि हम किसी भी ड्रग को आइडेंटिफाई करें, उसकी क्वालिटी को टेस्ट करें और उसकी क्वांटिटी को डिटरमिन करें.
सो ही वॉज द अप्लाइड फार्माकोग्नोसिस्ट, और इन्होंने सबसे पहले किसी ड्रग की एनालिसिस पे काम किया, उसकी क्वालिटी को चेक किया और उसकी क्वांटिटी को चेक किया. His work was basically on British, Irish, Asian and African plants and insects. So इन्होंने थ्रू आउट बेसिकली डिफरेंट रीजन ऑफ द वर्ल्ड के एनिमल्स को, प्लांट्स को, इंसेक्ट्स को डिस्कस किया एज अ नेचुरल सोर्स ऑफ मेडिसिन. So his contribution was very vast and he was basically curator of the Museum of Pharmaceutical Society of Great Britain. सो एक एरा है जिसमें उन्होंने डेवलप किया था म्यूजियम फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का, और हिज एरा फॉर द कंट्रीब्यूशन वाज 1872 टू 1922. सो बेसिकली एक म्यूजियम फार्मास्यूटिकल सोसाइटी का ग्रेट ब्रिटेन के अंदर उन्होंने डेवलप किया. बाद में ये जो हैंडिंग है वो किसी दूसरे साइंटिस्ट को हो गई, लेकिन बेसिकली इनका बहुत कंट्रीब्यूशन है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ म्यूजियम में. So that was the contribution of E.M. Holmes. His era was 1843 to 1930. How he is distinguished from other scientists? Because he worked as an applied pharmacognosist and worked on the quality and the quantity of the natural medicine. Next scientist was H.G. Greenish and T.E. Wallace. The era of H.G. Greenish was from 1855 to 1933 and T. Wallace 1876 to 1973. अभी टी ई वालिस की आपको बहुत सारी बुक्स भी नज़र आएंगी अगर आप फार्माकोग्नोसी सर्च करें तो. उन्होंने कलेक्ट की थी सारी इंफॉर्मेशन और डिफरेंट बुक्स आपको मिलेंगी फार्माकोग्नोसी पे, एंड हिज इट्स ऑथर इज टी ई वालिस. Both of these scientists of pharmacognosis will be considered as pillar of pharmacognosy. Why is it so? Because they first time introduced microscopic study in pharmacognosy. फर्स्ट टाइम इन दोनों साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस करवाई माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द प्लांट, और स्पेसिफिकली उन्होंने किस पर्पस के लिए किया था? टू टेस्ट द अडल्ट्रेशन. अडल्ट्रेशन किस चीज़ को कहते हैं? मिलावट को कहते हैं. फ्रॉम पाउडर ड्रग्स. अगर आपके पास कोई भी ड्रग, कोई भी मेडिसिन क्रूड ड्रग पाउडर की फॉर्म में आएगी तो ये डिटरमिन करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि उसके अंदर किसी चीज़ की मिलावट की गई है या नहीं, अडल्ट्रेशन की गई है या नहीं. आप फिज़िकली उसको चेक करते हैं लेकिन इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट कि आप उसको आइडेंटिफाई कर सकें. दैट्स वाई उन्होंने फर्स्ट टाइम इन पाउडर ड्रग को माइक्रोस्कोपिक स्टडी की ताकि उसके ग्रेन्स को, उसके स्ट्रक्चर्स को स्टडी करके ये बताया जा सके कि इसके अंदर अडल्ट्रेशन है या नहीं. So that was the criteria for determination of the adulteration inside the powdered drug. अगर प्रोडक्ट पाउडर की फॉर्म में है किसी, तो फिर आप कैसे डिटरमिन करेंगे? माइक्रोस्कोप से. तो फर्स्ट टाइम इन दोनों साइंटिस्ट ने, एच जी ग्रीनिश ने और टी वालिस ने, फार्माकोग्नोसी में माइक्रोस्कोपिक स्टडी को इंट्रोड्यूस करवाया, जो आप अपनी लैब में भी परफॉर्म करेंगे, और डिफरेंट प्रोडक्ट्स को उनके टिश्यू स्ट्रक्चर्स की बेसिस पे या पाउडर ड्रग को उनके स्ट्रक्चर की बेसिस पे आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, और उसमें ये भी डिटरमिन कर सकते हैं कि किसी किस्म की मिलावट है, अडल्ट्रेशन है या नहीं. So that was the contribution of the few British pharmacognosis in the development of the advanced form or the modern form of pharmacognosy जो अभी exist करती है हमारे पास as a separate discipline. So now the second part of the lecture is fields or pharmacognosy. Pharmacognosy की field basically क्या क्या है? The first and the most important field is drug discovery. मैंने आपको बताया था कि फार्माकोग्नोसी किसी भी ड्रग का, किसी मेडिसिन का ओरिजिन या सोर्स आइडेंटिफाई करती है. तो दैट्स वाई ये किस में हेल्प आउट करेगी? किसी न्यू ड्रग की डिस्कवरी में हेल्प आउट करती है. इसकी डिस्क्रिप्शन हम पढ़ते हैं. द स्टडी ऑफ द मेडिसिनल प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स फॉर द पर्पसेस ऑफ ड्रग डिस्कवरी. तो हम इसमें डिफरेंट नेचुरल प्रोडक्ट्स की मेडिसिनल स्टडी करते हैं, यानी उसके अंदर कौन से मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट हैं. हो सकता है एक नेचुरल रिसोर्स में मल्टीपल मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट हो, तो उसमें आपको ये डिस्कस, ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि इसका मेजर एक्शन क्या है. हो सकता है वो एनाल्जेसिक भी हो सकता है वो इसके अलावा भी डिफरेंट एंटी इन्फेक्टिव एजेंट भी हो.
तो बेसिकली फार्माकोग्नोसी आपको डिस्कस करती है, इन चीज़ों को स्टडी करती है, रिसर्च करती है और आपको बताती है कि इसका मेजर मेडिसिनल एक्शन क्या है या इसको मल्टीपल फील्ड में किस तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है। दैट्स वाई ये क्या करेगी, एक ड्रग डिस्कवरी में हेल्प आउट करेगी और आपको ये बताएगी कि आप एक नई ड्रग को कौन से ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं और एक नई ड्रग को मार्केट में ला सकते हैं। So that is the contribution of pharmacognosy in the field of drug discovery, क्योंकि without any origin और without any resources आप new drugs को identify, new drugs को discover नहीं कर सकते। तो ये मैंने एक चार्ट में थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन बनाई है, ये अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने किसी भी ड्रग का फाइटोकेमिस्ट्री डिस्कस की। फाइटोकेमिस्ट्री का मतलब ये है, फाइटो मीन्स प्लांट और केमिस्ट्री मीन्स उसकी केमिकल नेचर, उसके अंदर जो केमिकल प्रेजेंट है उनको डिस्कस किया, क्योंकि उसी के अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है डिफरेंट केमिकल्स में। तो यहाँ पर फाइटोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व हुई। देन इसके बाद इन विट्रो स्टडीज़ है। इन विट्रो बेसिकली क्या होती है कि आउटसाइड द बॉडी, ह्यूमन बॉडी आप चेक करें, ठीक है, किस डिफरेंट इक्विपमेंट्स के थ्रू उसकी क्वांटिटी को डिटरमिन करें, तो ये इन विट्रो फार्माकोलॉजी कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट इन वीवो फार्माकोलॉजी, अगर आप लिविंग सिस्टम के अंदर इसको स्टडी करते हैं, वेदर इट इज़ एनिमल और ह्यूमन बीइंग, तो वो क्या कहलाती है, इन वीवो फार्माकोलॉजी। मेडिसिनल एक्शन डिटरमिन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी डीलिंग किससे है, ट्रीटमेंट से है। नेक्स्ट बायो टेक्नोलॉजी तक जाती है, इवन ये कि आप उसमें उसकी जीन्स में चेंजेस करके न्यू स्ट्रेन प्रोड्यूस कर सकते हैं जो ज़्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ रखते हो, उनके साइड इफ़ेक्ट कम से कम हो। तो बायोटेक्नोलॉजी में हम डेवलप कर सकते हैं, ज़्यादा यील्ड भी डेवलप कर सकते हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेन्स भी डेवलप कर सकते हैं प्लांट्स की या नेचुरल रिसोर्सेज की। देन फिर ये आपके पास क्या आ जाती है, ऑर्गेनिक सिंथेसिस में इसको किसी फॉर्म में सिंथेसाइज किया जाता है, डोजेज फॉर्म में लेकर आया जाता है, इवन ये कंप्यूटर मॉडलिंग भी की जाती है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। तो ये सारे बेसिकली स्टेप होते हैं डिस्कवरी के, फार्माकोलॉजिकली एक्टिव कंपोनेंट्स के ड्राइव फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज और प्लांट्स, यहाँ पर हमने इसको डिस्कस किया हुआ है। सो दीज आर द डिफरेंट फील्ड्स ऑफ ड्रग डिस्कवरी। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं एनालिटिकल, द सेकेंड फील्ड ऑफ फार्माकोग्नोसी इज एनालिटिकल मेथड्स। जब आप किसी भी ड्रग को डिस्कवर करेंगे तो उसको टेस्ट या एनालाइज करने के लिए डिफरेंट मेथड भी आपको डेवलप करने पड़ेंगे। आप उसको किस तरीके से टेस्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी चीज़ का पीएच लेना चाहते हैं तो उसका एक तरीका है, आप उसका एक सोल्यूशन बनाते हैं देन पीएच लेते हैं। सिमिलरली कॉम्प्लिकेटेड मेथड्स भी होते हैं, सिंपलेस्ट मेथड से कॉम्प्लिकेटेड मेथड भी होते हैं जो आप डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट के ऊपर टेस्ट करते हैं। तो उसमें आपने क्या क्या ऐसे इंस्ट्रूमेंट चूज़ करने हैं, कौन से सॉल्वेंट चूज़ करने हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, ये एनालिटिकल मेथड डेवलपमेंट कहलाती हैं। द डेवलपमेंट एंड द यूज़ ऑफ एनालिटिकल मेथड्स फॉर क्वालिटी कंट्रोल और लेबॉर्ट्री एनालिसिस ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स। जब आप किसी प्रोडक्ट को लेंगे तो लैब के अंदर आप उसको डिफरेंट केमिकल मेथड्स के थ्रू या डिफरेंट इंस्ट्रूमेंटेशन के थ्रू किस तरीके से एनालाइज करेंगे। तो वहाँ पर भी न्यू न्यू मेथड्स को डेवलप करने के लिए हर प्रोडक्ट्स के लिए एनालिटिकल मेथड थोड़ा सा वेरी करता है, ठीक है। तो नए मेथड की डेवलपमेंट में भी हेल्प आउट करती है द डेवलपमेंट एंड द यूज़ ऑफ एनालिटिकल मेथड्स फॉर द क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल का क्या मतलब है, आप एक ऐसे लेबॉर्ट्रीज होती हैं जिसमें किसी भी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को चेक करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी क्वांटिटी को चेक करते हैं। लेट्स से आप अगर एक कोई फॉर एग्जांपल कोई टैबलेट लेते हैं जिसके अंदर 500 mg आपका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है, तो ये क्वालिटी कंट्रोल लेबॉर्ट्री आपको टेस्ट करके बताती है कि एग्जैक्टली इसके अंदर 500 mg प्रेजेंट है या नहीं। So these are the quality control laboratories which will help out in the identification and the quantification of your desired drug or natural products. So this field also help in the analytical method. नेक्स्ट फील्ड ट्रेडिशनल रेमेडीज़। फार्माकोग्नोसी डिफरेंट ट्रेडिशनल रेमेडीज़ को भी डिस्कस करती है। अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर कौन कौन से ऐसे ट्रेडिशनल सिस्टम हैं जो इसमें कौन सी हर्ब्स या नेचुरल ड्रग्स यूज़ हो रही हैं, चाइनीज़ कौन सी हर्ब्स हैं, और डिफरेंट एरियाज़ ऑफ द वर्ल्ड में ईस्टर्न आयुर्वेदिक सिस्टम में, इंडियन सिस्टम में कौन सी मेडिसिन जो है वो यूज़ होती रही है। तो बेसिकली ट्रेडिशनल रेमेडीज़ को भी डिस्कस करती है और यही चीज़ें हेल्प आउट करती हैं हमें न्यू ड्रग डिस्कवरी में।
ट्रेडिशनल रेमेडीज, द स्टडी ऑफ द यूज ऑफ ट्रेडिशनल रेमेडीज बाय नेटिव कल्चर। नेटिव कल्चर डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो उसके कल्चर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, नेटिव कल्चर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल इंडियन में एक आयुर्वेदिक सिस्टम है, आपने सुना होगा, यूनानी सिस्टम है, चाइनीज़ मेडिसिन हैं। तो इन सब को बेसिकली ट्रेडिशनल रेमेडीज़ को डिस्कस करती है और फिर ये नॉलेज प्रोवाइड करती है टू डिफरेंट फील्ड ऑफ फार्मेसी कि आप इस ट्रेडिशनल मेडिसिन से न्यू मेडिसिन डिस्कवर कर सकते हैं। तो हमारे पास एक कंप्लीट सेफ और इफेक्टिव डेटा भी आ जाता है कि इस एरियाज़ में ये सेंचुरीज से यूज़ हो रही है एंड इट इज़ कंसिडर्ड एज अ सेफ एंड द इफेक्टिव मेडिसिन। यू कैन फर्दर वर्क एंड डेवलप द मॉडर्न मेडिसिन फ्रॉम दीज ट्रेडिशनल रेमेडीज। So pharmacognosy also study traditional remedies. Then species verification, the microscopic evaluation and species verification of medicinal or economical important natural products। क्योंकि हमारी जो एनालिटिकल मेथड है फार्माकोग्नोसी में उसका एक पार्ट है माइक्रोस्कोपिक एवेलुएशन है, जिसके थ्रू आप किसी स्पीशीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक प्लांट फैमिली में काफ़ी ज़्यादा स्पीशीज़ एग्जिस्ट करती हैं जो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर नज़र आती हैं। तो अगर आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज से कोई हर्ब ऑब्टेन हो रही है, आप उसको कलेक्ट करते हैं, तो उसकी स्पीशीज़ की वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं बाय द माइक्रोस्कोपिक स्टडी। तो फार्माकोग्नोसी बेसिकली उसके बोटानिकल फीचर्स को भी डिस्कस करती है और स्पीशीज़ की वेरिफिकेशन में भी हेल्प आउट करती है। सो इसमें मेडिसिनल प्लांट्स भी हो सकते हैं, कोई भी इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप वेरिफिकेशन करवाना चाह रहे हैं इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट में, आप कॉटन भी देख सकते हैं। तो गॉसिपियम हर्स्यूटम बेसिकली उससे ऑब्टेन की जाती है। कॉटन जो है हमारे पास इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है, आप उसकी स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कॉटन से आप क्लोथिंग करते हैं। इसके अलावा भी मल्टीपल हमारे पास ऐसे प्लांट्स हैं जो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट होते हैं, न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल आप वीट की डिफरेंट वैरायटीज़ देख सकते हैं, उसकी स्पीशी की वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो बेसिकली ये फील्ड हेल्प आउट करती है इन स्पीशीज़ वेरिफिकेशन। ऑल्दो देयर इज़ अ बॉटनी a specific field for the identification of the plant strains, but still pharmacognosy is also work on the botanical feature of the plant, and it may also help out in the species verification. Next is agriculture purpose. The use of the natural products for specific agriculture purposes such as natural pesticide or insecticide. हम नेचुरल मेडिसिन से कुछ ऐसी प्रोडक्ट बना सकते हैं जो कि एग्रीकल्चर में हेल्प आउट करे। जिस तरह हमें कल्टीवेशन के लिए पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत होती है या फिर इंसेक्टिसाइड की ज़रूरत होती है, जब कल्टीवेशन की जाती है, एग्रीकल्चर किया जाता है, तो वह चांसेस ऑफ अटैक बहुत ज़्यादा होता है कि इंसेक्ट उसको अटैक करें। ग्रास ऊपर का होता है, इसके अलावा लार्वा का अटैक होता है, बहुत कॉमन है। तो उसके लिए डिफरेंट हमारे पास सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स या केमिकल पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड यूज़ किए जाते हैं। जब उसको स्प्रे किया जाता है तो ऑलरेडी उसके जो भी रिमेनिंग प्रिंसिपल्स हैं वो प्लांट के ऊपर मौजूद रहते हैं, और अगर वो ह्यूमन कंजम्पशन में आते हैं तो टॉक्सिक हो जाते हैं। तो हम एग्रीकल्चर पर्पस के लिए कुछ नेचुरल पेस्टिसाइड भी फार्माकोग्नोसी की इंफॉर्मेशन से तैयार कर सकते हैं, ताकि उनको अगर प्लांट के ऊपर स्प्रे किया जाए तो वो क्या हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए यानी कैटल्स के लिए या ह्यूमन बीइंग के लिए जो है वो पॉइजनस ना हो, लेकिन उन स्पेसिफिक जो पेस्ट हैं उसको क्या करें, ख़त्म कर दें, उनको टारगेट करें। सो हम फार्माकोग्नोसी से नेचुरल पेस्टिसाइड तैयार करके एग्रीकल्चर में भी हेल्प आउट कर सकते हैं। देन नोवल फूड्स हैं, द स्टडी of the safety and the functional properties of the compounds found in novel foods and food ingredients and consumer products। तो हमने ये देखा कि फार्माकोग्नोसी सिर्फ कन्फाइंड एक एरिया तक महदूद नहीं है, ये क्या करती है, नोवल फूड प्रोडक्ट्स को भी डिस्कस करती है। यानी आपके पास डिफरेंट फूड आइटम्स हैं जो आपकी कमर्शियल मार्केट में अवेलेबल हैं, जो कि सेल हो रहे होते हैं, तो उनकी स्टडी, उनकी सेफ्टी को भी डिस्कस करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई कंपनी प्रोड्यूस कर रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी स्पाइसेस, ठीक है, तो उसकी सेफ्टी स्टडी भी उस कंपनी में हुई होती है। बेसिकली अगर आप रेड चिली की बात करें तो रेड चिली की क्या पोटेंसी होनी चाहिए, इसको भी प्रॉपर टेस्ट किया जाता है। तो फूड प्रोडक्ट्स और फूड इंग्रेडिएंट्स और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को भी बेसिकली स्टडी करती है कि वो सेफ़ है यूज़ के लिए, ह्यूमन कंजप्शन के लिए सूटेबल है या नहीं। So it will, this knowledge also help out in the novel food safety. Next field is very interesting field, cosmetics. The cosmetic application of the natural compounds or extracts. मैंने
इंट्रोडक्शन में भी डिस्कस किया था कि कॉस्मेटिक्स की फील्ड में, जिसमें स्किन केयर भी है, बहुत ज़्यादा एम्फेसिस की जा रही है हर्बल प्रोडक्ट्स के ऊपर। सो बेसिकली नेचुरल कंपाउंड्स और एक्सट्रैक्ट्स को इसमें इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है। रीज़न क्या है कि नेचुरल कंपाउंड्स जो होते हैं या फिर उससे एक्सट्रैक्ट जो आप ऑब्टेन करते हैं, दीज आर कंसीडर्ड एज सेफर प्रोडक्ट फॉर द यूज़ ऑन स्किन एज कम्पेयर टू द सिंथेटिक केमिकल। सिंथेटिक केमिकल जिसके अंदर हमने ये डिटर्मिन किया कि वी फाइंड आउट आफ्टर सम टाइम कि इसके अंदर लेड की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है, कुछ हैवी मेटल्स ऑलरेडी प्रेजेंट किए जा होते हैं इसके अंदर, मरकरी होता है जो कि स्किन के लिए काफ़ी टॉक्सिक होता है। लॉन्ग टर्म यूज़ में ये कुछ केसेस के अंदर कैंसर भी कॉज कर सकता है। दैट्स वाई इस नॉलेज के बाद जब ये साइड इफ़ेक्ट्स आना शुरू हो गए तो पीपल जो है दे आर एम्फेसाइज्ड ऑन द नेचुरल प्रोडक्ट्स। सो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री जो है उसने भी इस तरफ डाइवर्ट किया और उसने नॉलेज देखी ऑब्टेन की फ्रॉम फार्माकोग्नोसी के नेचुरल इंग्रेडिएंट्स क्या क्या अवेलेबल हैं, और उन नेचुरल इंग्रेडिएंट उन एक्सट्रैक्ट्स को जिसको फार्माकोग्नोसी डिस्कस करती है लेकर हम किस तरीके से एक सेफर कॉस्मेटिक्स प्रिपेयर कर सकते हैं जो स्किन के लिए एक्सेप्टेबल हो। सो नेचुरल कॉस्मेटिक भी हमारी एक फील्ड है जिसमें बेसिकली एक नेचुरल इंग्रेडिएंट की नॉलेज देती है फार्माकोग्नोसी, आपको उसकी सेफ्टी के बारे में बताती है। Then genetic modification, the study and manipulation of genetic biosynthetic pathway for the purpose of enhancing the production of natural compounds or producing novel compounds। ठीक है, हम जब प्लांट की या नेचुरल रिसोर्सेज की बात करते हैं तो हमारा पर्पज़ ये होता है कि हम उस नेचुरल रिसोर्स से या उस प्लांट से मैक्सिमम एक्टिव इंग्रेडिएंट या बायोकेमिकल्स को ऑब्टेन कर सकें। ठीक है, तो हमारी जो डिमांड है वो ग्रेजुअली बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती जा रही है। अब नेचुरल रिसोर्सेज इतनी कम हो जाती हैं उनकी सप्लाईज कि हम उस डिमांड को, इंक्रीज डिमांड को पॉपुलेशन की पूरी नहीं कर सकते। तो हमें एक प्लांट से अगर हम वन टाइम केमिकल कंपाउंड ऑब्टेन कर रहे थे जो हमारे रिक्वायर्ड थे या बायोकेमिकल कंपाउंड ऑब्टेन कर रहे थे, तो अब हमारी डिमांड जो है वो 100 टाइम्स इंक्रीज़ हो गई है। तो हम इसको किस तरीके से इंक्रीज़ कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं कि प्लांट की जीन के अंदर इस तरह की मॉडिफिकेशन कर दें कि जो उनके बायोसिंथेटिक पाथवे हैं जिससे ये डिफरेंट बायोकेमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं उसमें मॉडिफिकेशन हो जाए, चेंजेस आ जाएं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उन एक्टिव इंग्रेडिएंट को प्रोड्यूस करें और यील्ड जो हमें ऑब्टेन हो वो मैक्सिमम ऑब्टेन हो फ्रॉम प्लांट। अगर हम कम क्वांटिटी में दें तो उसमें से जो एक्टिव कंपोनेंट हमें चाहिए कॉस्मेटिक्स बनाने के लिए, मेडिसिन बनाने के लिए, लेट्स से वो कोई अमाइनो एसिड है, तो हम उसमें जेनेटिक मैनिपुलेशन करेंगे उसके पाथवेज के अंदर। पाथवे उन केमिकल रिएक्शन को कहते हैं जिसके थ्रू ये अमाइनो एसिड या डिफरेंट कंपाउंड्स प्रोड्यूस होते हैं जो प्लांट की बॉडी के अंदर होते हैं, केमिकल्स। बायोकेमिकल्स का वर्ड मैं इसके लिए यूज़ करूँगी क्योंकि ये नेचुरल केमिकल्स होते हैं। ये बायोकेमिकल्स डिफरेंट बायोसिंथेटिक पाथवे से प्रोड्यूस होते हैं। तो हम उसमें अगर जेनेटिकली चेंज कर दें, उन पाथवेज को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दें, तो हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर अमाइनो एसिड, मैंने एक एग्जांपल दी अमाइनो एसिड की, अब वो इंक्रीज हो जाएगी। तो अब क्या होगा कि अगर प्लांट से आपको 10 ग्राम अमाइनो एसिड ऑब्टेन होता था तो चेंजेस करने के बाद हो सकता है वो 100 ग्राम ऑब्टेन हो। तो ये जेनेटिक मैनिपुलेशन बेसिकली या मॉडिफिकेशन हेल्प आउट करती है। यहाँ पे भी फार्माकोग्नोसी यूटिलाइज होती है क्योंकि फार्माकोग्नोसी किसको स्टडी करती है? प्लांट्स को, उनके बायोसिंथेटिक पाथवे से, ताकि बायोसिंथेटिक पाथवे से कौन कौन से ऐसे बायोकेमिकल्स हैं जो प्रोड्यूस हो रहे हैं जो हमें चाहिए मेडिसिन बनाने के लिए, हर्बल कॉस्मेटिक्स बनाने के लिए या डिफरेंट कंपाउंड्स बनाने के लिए, कंज्यूमर आइटम्स बनाने के लिए। सो आई होप दैट विल बी क्लियर। These were the field. Further queries can be discussed in the interactive session. Thank you so much.